हाँ छात्रों, आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं जिसका यूज आपका IIT JEE मेन के लिए खास तौर पर है। और ये मुख्य रूप से 12th पास आउट वाले बच्चों के लिए ही ये कोशिश कर रहा हूँ मैं। और जिसके तहत जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है कैलकुलस का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ। तो आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे फलनों की, और उसके आधार पर हम क्या क्या चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं ग्राफ के आधार पर इसका पता करेंगे। तो इसको आप बहुत गंभीरता से और ध्यान से, हो सकता है अभी आपको ग्राफ में थोड़ा समस्या होंगी, तो इसको बार बार रिवाइज करके समझने की कोशिश करें। और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आगे आपको वाकई इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगी, खासतौर पर कैलकुलस में। इसका आप ये मान के चलिए कि पूरी कैलकुलस में ग्राफ का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। और ग्राफ के आधार पर हम किसी भी फलन का पूरा ऑपरेशन उसका कर सकते हैं, यानी हम सब कुछ फलन के बारे में पता कर सकते हैं। अगर हमें ग्राफ पता है तो हम पूरे फलन जो एकदम ओपन करके उसके बारे में सभी चीज़ें बता सकते हैं। तो आज हमें सीखना है कि किसी फलन का ग्राफ बनाकर हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ। पहला पॉइंट है प्रांत प्रभाव क्षेत्र भी बोलते हैं उसको, और अंग्रेजी में डोमेन बोलते हैं। और यानी किसी भी फलन का डोमेन, अगर हमें ग्राफ ज्ञात है किसी फलन का तो हम डोमेन कैसे निकालते हैं ये सीखना है। और परसर का बेसिकली मतलब होता है जो y और x में रिलेशन है फंक्शन का, तो y की वैल्यू, या आप कह सकते हैं सभी आउटपुट वैल्यू, जो भी इनपुट पर जो आउटपुट वैल्यू मिलती है वही आउटपुट वैल्यू जो आपकी कहलाती है रैंक। और इसके बाद देखेंगे सततता और अवकलनीयता ग्राफ के आधार पर कैसे पता कर सकते हैं। मैथमेटिकली तो आपने देखा है, उनके सूत्र भी आपने पढ़े हैं सततता और अवकलनीयता के। अब हमें सिर्फ ग्राफ देखकर ही इन चीज़ों के बारे में बताना है। तो सततता अवकलनीयता सीखेंगे। इसके बाद वर्धमान ह्रासमान वाले अंतराल। वर्धमान ह्रासमान आपने अभी अवकलन करके f' का चिन्ह चेक करते थे, किस x पर f' पॉजिटिव है और किस पर नेगेटिव है, ये देख के आप इसके बारे में बताते थे। लेकिन अगर ग्राफ पता है तो हम ग्राफ के आधार पर ही वो सारे x की वो सभी रेंज जहाँ पर ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है हम आसानी से पता कर सकते हैं। उसके बाद उच्च निम्न वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। और दिया गया फलन जिस फंक्शन का आपने ग्राफ बना लिया है वो एक ही है कि नहीं, ये ग्राफ के आधार पर देख सकते हैं। और आच्छादक के बारे में भी बता सकते हैं। सम विषम फलन, मैथमेटिकली भी हमने सम विषम पढ़ा है कि f ऑफ -x इक्वल टू fx हो तो सम फलन, और f ऑफ -x इक्वल टू -fx हो तो विषम फलन। लेकिन ग्राफ के आधार पर हम इस तरह देखेंगे कि यदि ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी y एक्सिस के बाईं और दाईं ओर ग्राफ एकदम सेम है तो समफलन होता है। और अपोजिट क्वाड्रेंट में, या अबाउट ओरिजिन कह सकते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा। अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन यानी विषम फलन होता है। तो ग्राफ के आधार पर हम बिल्कुल बता सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं असंख्याओं में, और मूलों की संख्या पर भी क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में। तो ग्राफ के आधार पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बेसिकली ग्राफ में अगर आप ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस करके ग्राफ में आप मास्टर हो जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा है। तो जितना भी संभव हो इसमें आप समय देके इससे कोशिश करिए, डरिए नहीं। थोड़ा सा ग्राफ का बनाने की थोड़ा आदत कम होती है 12th लेवल तक, लेकिन कोशिश करें। और ग्राफ जब आप सीख जाएंगे एक बार तो वाकई इससे काफ़ी फ़ायदा है। तो हम शुरू से मुख्य फंक्शनों की ग्राफ की बात करते हैं और फिर ये जो चीज़ें मैंने बात की हैं इनके बारे में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी सरल रेखा का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो अब हम यहाँ ये मान के चलते हैं सब फलन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो f(x) इक्वल टू ax प्लस b रूप की कोई लाइन है, f(x) इक्वल टू ax प्लस b। अगर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये y, तो हम इसको फिर लिख ही सकते हैं, यानी y इक्वल टू ax प्लस b ड्रॉ करना है। तो सरल रेखा के लिए तो बेसिकली आप जानते भी होंगे, एकदम आसान है। आप सीधा ये पता करिए कि जो सरल रेखा हमें ड्रॉ करनी है वो x एक्सिस को और y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, यानी इसके x और y इंटरसेप्ट ज्ञात करके सीधे हम उसको स्ट्रेट लाइन से मिला सकते हैं। तो इसका बेसिक आइडिया सीधा ये होगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है
y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर्मा हो, या इस फॉर्म में भी हो सकती है, एम एक्स प्लस सी भी लिखते हैं इसे, या इस फॉर्म में हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, किसी फॉर्म में स्ट्रेट लाइन दी हो। तो आप सबसे पहले x और y इंटरसेक्ट पता करेंगे। इसके लिए हम जो भी स्ट्रेट लाइन है उसमें एक बार x इक्वल टू 0 पुट करके y फाइंड करेंगे और y इक्वल टू 0 पुट करके x फाइंड करेंगे। तो एक पॉइंट इससे मिलेगा 0, y जो भी y मिलेगा, एक पॉइंट होगा समथिंग x जो भी आएगा, 0। तो उन दोनों पॉइंट को यही अगर हम बात करें तो x इक्वल टू 0 पे y कितना होगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो माइनस सी अपॉन डी, और y इक्वल टू 0 पे x आएगा आपका माइनस सी अपॉन ए। अब हम सी बी ए को पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो इन पॉइंट को हम x और y एक्सेस पे बनाएंगे, माइनस ये 0 को माइनस सी अपॉन बी, तो ये कहाँ होगा, y एक्स पे नीचे होगा, और माइनस सी अपॉन ए 0, ये पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन इस तरह ही होगी। स्ट्रेट लाइन को आप सीधे ड्रॉ कर देंगे। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप जानते भी हैं, तो स्ट्रेट लाइन बनाना आसान है। फिर इसी में मॉड लगाने की बात करेंगे और आगे। और कुछ पर्टिकुलर लाइंस होती हैं जिसकी स्लोप इन्फिनिटी है या स्लोप 0 है, तो पर्टिकुलर लाइंस भी देख लेते हैं। तो x इक्वल टू प्लस ए, x इक्वल टू माइनस ए, ये कोई रियल नंबर है फर्स्ट, y इक्वल टू बी और y इक्वल टू माइनस बी, ये पर्टिकुलर लाइन्स है। इसका स्लोप x इक्वल टू ए का स्लोप इन्फिनिटी, m की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और थीटा 90, और इसका स्लोप 0 और थीटा की वैल्यू भी 0। तो ये जो x इक्वल टू ए फॉर्म की है, तो अगर प्लस ए है तो यहाँ से a डिस्टेंस पे ये जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस की। तो ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल टू ए, ये ओरिजिन हो गया 0 0, और x इक्वल टू माइनस ए यहाँ होगी। ये पर्टिकुलर लाइन है, ये भी ध्यान रखिए। और y इक्वल टू बी हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू बी, ये ओरिजिन है, और ये होगी आपकी इधर y इक्वल टू माइनस बी, यानी ये डिस्टेंस होगी इधर b, इधर ये डिस्टेंस होगी a। ये पर्टिकुलर लाइन्स है। और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, खुद एक्सिस की इक्वेशन ही लिखना हो तो x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो ये पर्टिकुलर लाइन्स हो गई आपकी। तो स्ट्रेट लाइन का आप जानते भी होंगे और इसको ड्रॉ कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, एफ एक्स या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी पैराबोला है पर्टिकुलर। और ग्राफ का बेसिक मतलब होता है कि जो इनपुट वैल्यू आप दे सकते हैं, उन इनपुट पर आउटपुट क्या मिले उनको आप एक्स वाई प्लेन में दर्शाते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर हम इन जनरल इसको देखें तो ओरिजिन पे देखें इसका क्या हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 पर y क्या होगा, 0। जब भी x इक्वल टू 0 पर y 0 है, दिस मीन्स ओरिजिन से पास होगा। x जब हम बढ़ाएंगे x इक्वल टू 0 1 2, तो हर जगह इसकी वैल्यू मिलेगी 0 1 4 9, तो प्रत्येक x पर ये डिफाइन है, इसकी डोमेन R है, और x इक्वल टू 0 पे 0। वैसे अभी हम आगे बात करेंगे, सम फंक्शन भी है, अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखें तो ये फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। दिस मीन्स y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर हम एक ही तरफ का बना लें ग्राफ, तो दूसरा वाला हम डायरेक्ट मिरर इमेज से बना सकते हैं। तो ये जो आप देख रहा है x बढ़ाने पर y की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, तो धन 0 पे 0 मिल रहा है, 1 पर 1, 2 पर 4, 3 पर 9, तो ये हमें दिख रहा है कि x बढ़ाने पर इसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसी तरह नेगेटिव में सेम बनेगा ये, क्योंकि सम फंक्शन है, तो ये समथिंग इस तरह आपका बन जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, ये ओरिजिन है। अब हमें इस ग्राफ के बाद हम इसमें वर्धमान, ह्रासमान, सततता, अवकलनीयता, इसका सब कुछ बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम डोमेन रेंज ही देखते हैं। तो डोमेन देखने के लिए बस ये देखना होता है कि x से किन किन मानों पर ये परिभाषित है, यानी कहीं कोई x ऐसा ना हो जिस पर ये फंक्शन अपरिभाषित वैल्यू दे रहा हो, अनंत दे रहा हो या 0/0 दे रहा हो। तो यहाँ जिस x पर भी हम वैल्यू देखना है, फंक्शन को वैल्यू मिल रही कि नहीं, तो आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं। अगर ग्राफ को कहीं कट कर रही है तो इसका मतलब उस करस्पॉन्डिंग x में हमें कोई ना कोई वैल्यू मिली है।
जैसे हमें यहाँ देखना है इस एक्स पे क्या वाई है, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये वाई मिल रहा है आपको, यहाँ भी मिल रहा है। ये एक्स पर भी कोई ना कोई वैल्यू है, अगर एक्स बढ़ाते जाएंगे तो वाई बढ़ता जा रहा है। दिस मीन्स एक्स बढ़ाने पर वाई मैक्सिमम तक कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो एक्स में कोई भी रियल एक्स यहाँ दे सकते हैं, यही सेम चीज़ होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए। तो हर एक्स में डिफाइन है, कोई ना कोई वैल्यू ले रहा है, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स माइनस अनंत से अनंत की सभी मान। अब रेंज देखते हैं इसी की, रेंज क्या होगी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो रेंज में वाई की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो इसके लिए देखने के लिए आप वाई एक्स पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, वाई एक्स पर कोई भी पॉइंट लेकर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ग्राफ को कट कर रही है तो इसका मतलब है कोई ना कोई वाई मिल रहा है। तो एक्स इक्वल टू 0 पे तो 0 है, ओरिजिन से जा रहा है। इस देखना हो ये वाई मिल रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ बढ़ाएं या यहाँ बढ़ाएं तो कट कर रहा है, इसका मतलब वाई में वैल्यू मिल रही है। इधर अगर हमें देखना हो तो कोई भी लाइन हम खींचेंगे एक्स के पैरेलल में तो ग्राफ को कहीं कट नहीं कर रही। दिस मीन्स कि यहाँ फलन वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है वाई की, 0। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो परसर क्या होता है, परसर होता है कि परिभाषित x के मानों के संगत y के सभी मान। तो y का न्यूनतम मान मिला 0 और अधिकतम मान क्या मिलेगा, अनंत। अनंत प्लस अनंत माइनस अनंत हमेशा ओपन इंटरवल में आती है, और जो वैल्यू रियल डिफाइन है वो क्लोज में आएगी। x इक्वल टू 0 की वैल्यू 0 है, तो 0 यहाँ हमें रियल x में मिल रहा है, इसलिए रेंज होगी 0 टू इन्फिनिटी। इसी में अगर हमें ये देखना हो कि फलन एक ही है या नहीं, तो इसके लिए आपको मैं बाद में एक PDF में आपको एक्सरसाइज और इसकी थ्योरी भी सेंड करूंगा, तो उससे आप एक्सरसाइज और बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। अभी फिलहाल इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक के लिए कभी भी अगर हम फंक्शन का ग्राफ पता है और हमें चेक करना है फलन एक ही है या नहीं, यानी 1 1 है और न हो, तो इसके लिए आपका सीधा सा है, आपको याद रखना है ग्राफ बनाने के बाद आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर ग्राफ को एट मोस्ट 1 पॉइंट पर कट कर रही है तो फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज नहीं। नाम से ही पता चल रहा है 1 1 का मतलब एवरी न्यू एक्स पर वाई भी क्या हो, न्यू मिले, नया वाई मिले, यानी किसी एक एक्स पर एक वाई ही मिले। तो यह ये कहें कि 2 एक्स पर एक ही वाई ना मिलना चाहिए। तो सीधा सीधा ग्राफ से ये है कि आप वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करने पर अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट कट कर रही है तो फलन कभी भी एक ही नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, y इक्वल टू एक्स, ये ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह होगी। अगर हम इसमें एक्स एक्स के पैरेलल कोई भी लाइन खींचें तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रही, तो ये 1 1 हो जाएगा। कुछ उदाहरण और लेते हैं, एक ही और आगे बढ़ते हैं। तो ये पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका इस फॉर्म का होगा, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो डोमेन इसकी आर और ये रेंज हो गई। अब जरा सततता कर लें, तो भी बात कर लें। तो सबसे पहले सततता के लिए आप क्या देखते हैं ग्राफ में, अगर हमें चेक करना हो, यानी अगर हमने ग्राफ बना लिया तो उसके बाद हम क्या क्या पता कर सकते हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं मैथमेटिकली। तो जो सारा फाइंड होता है वो ठीक है, वो आप भी करते रहें। मैं तो आज हमारा मुख्य फोकस है कि ग्राफ के द्वारा हम क्या क्या चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। तो सततता देखने के लिए आप सीधा सीधा जो भी ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, अगर ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है, ग्राफ लगातार है, सतत है, तो ये कहा जाता है कंटिन्यूअस है। अगर कहीं भी ब्रेक है तो उस एक्स पर कहा जाएगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फलन पर सतत नहीं है। अवकलनीयता की बात अभी कर लेंगे। तो इस फलन को अगर हम देखें तो कहीं पर भी इसमें ब्रेक नहीं है, लगातार है। ये इन्फिनिटी तक जो जा रहा हो, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे वाई इन्फिनिटी हो तो उसको इस तरह करके छोड़ दिया जाता है, इन्फिनिटी तक आप नहीं बनाएंगे इसे। इसी तरह यहाँ भी इन्फिनिटी तक जाएगा तो बस उसको फिर बीच में रियल नंबर है, कहीं भी आप छोड़ सकते हैं, रफ स्केच होता है। तो किसी भी एक्स पर ये ग्राफ में ब्रेक नहीं है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ये आर पर जितने भी एक्स पर डिफाइन है उन एक्स पर क्या है, सतत है। तो सततता के लिए आपको सीधा सीधा देखना है कि जो जितना ग्राफ भी बना है, जिस डोमेन में भी डिफाइन है, उस डोमेन में कहीं ये ग्राफ
टूटा हुआ तो नहीं है। अगर ग्राफ लगातार है तो ये कहा जाएगा कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक आएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ग्राफ से आप बहुत आसानी से देख सकती हैं। तो ये 77 है इस तरह। और वर्धमान ह्रासमान को भी देख लें। वर्धमान ह्रासमान वाले एक्स निकालना हो, अभी तक आपने किस तरह निकाले हैं वर्धमान, या यही आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किस एक्स पे वर्धमान है और किस एक्स पे ह्रासमान है। तो आप क्या करते थे, इसका एफ डैश एक्स फाइंड करते थे। जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता था वहाँ वर्धमान, और जहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव होता था वहाँ ह्रासमान। लेकिन ग्राफ के आधार पर आपको सीधा ये करना है कि आप ग्राफ पर ही एक ही तरह याद रखिए, दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं। आप ग्राफ पर बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, ग्राफ पर बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। अगर हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो जितने एक्स पे नीचे की ओर आएंगे उतने एक्स पे ह्रासमान होगा, और अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो जितने एक्स पे हम ऊपर जाएंगे वहाँ ये फलन वर्धमान होगा। तो इसको हम दोबारा बना के देखते हैं उसको। ये ग्राफ था इसका, सिमेट्रिक मानिए है। तो बाएं से दाएं की ओर हमें चलना है, तो हम बाएं से दाएं की ओर का मतलब छोटे एक्स से बड़े एक्स की ओर चलना है। तो अब इन्फिनिटी तक तो बनाएंगे नहीं, तो यहीं से मान लेते हैं, ये मान लीजिए आप ही। अब आप बाएं से दाएं चलेंगे और कहाँ चलेंगे, ग्राफ पर ही चलना है। और ग्राफ पर चलते समय जब आप नीचे जाएंगे तो वहाँ डिक्रीजिंग, तो हम डिक्रीजिंग का ये नोटेशन यूज करेंगे और इंक्रीजिंग का ये वाला। अब हमें एक्स लिखने होते हैं तो हम बाएं से दाएं चलेंगे। अगर हम इन्फिनिटी से चलेंगे फंक्शन पर तो हम नीचे ही आएंगे यहाँ, और कहाँ तक, ग्राफ पे ही चलना है। तो ग्राफ पर कहाँ तक नीचे आएंगे आप, एक्स इक्वल टू 0 तक। और कहाँ से कहाँ तक, माइनस अनंत से 0 तक आप ग्राफ पे चलेंगे तो नीचे ही उतरेंगे, इस तरह होगा ग्राफ ही। तो इसका मतलब डिक्रीजिंग है माइनस अनंत से कहाँ तक, 0 तक। तो अंतराल लिखने होते हैं आपको रियल नंबर में। तो माइनस अनंत से 0 तक ये ह्रासमान, और इधर की बात जब आप आगे चलेंगे 0 से आगे तो अब आप ऊपर जाएंगे, ये तो कहाँ तक ऊपर जाते जाएंगे आप, अनंत तक। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ वर्धमान है। तो अब आप वर्धमान ह्रासमान ग्राफ के आधार पर बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब बात आती है, कुछ उदाहरण अभी हम और लेंगे बाद में, अभी मैं सिर्फ आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखते किस तरह हैं। उदाहरण के बाद आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। चलिए अब देखते हैं अवकलनीय तक। वैसे तो हम लेफ्ट हैंडेड, जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो, अवकलनीयता का सीधा सीधा मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे हम अवकलनीयता चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फलन का अवकलन हो सके, या ये कहें कि dy/dx डिफाइन हो, यानी टेंजेंट ड्रॉ कर सकें। अगर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते होंगे तो वो फंक्शन जिस एक्स पर भी बात हो रही है वहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो ग्राफ के आधार पर कैसे देखते हैं, हमें ये बात करनी है। तो इसमें भी बहुत सीधा सा है। अगर हमें ग्राफ पता है और अवकलनीयता चेक करनी है तो बस हमें ये ध्यान देना है ग्राफ में कहीं नुकीला कॉर्नर तो नहीं बन रहा। अगर कहीं पे ये पॉइंट बन रहा है, इस तरह कॉर्नर बन रहा है, या इस तरह कोई कॉर्नर बन रहा है, अगर कॉर्नर बहुत शार्प है यानी नुकीला, ग्राफ में कहीं पे भी नुकीला कॉर्नर अगर बन रहा है तो उस नुकीले कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग में जो भी एक्स होगा उस एक्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसको आप बहुत छोटे से उदाहरण से देख सकती हैं। मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते होंगे, तो y इक्वल टू मॉड एक्स इस तरह होता है। इसमें जनरली पूछा जाता है x इक्वल टू 0, ये मॉड एक्स होता है। x इक्वल टू 0 पे अवकलनीय है कि नहीं, सतत तो ये हमेशा दिख रहा है आपको। तो अवकलनीयता के लिए आपको नुकीला कॉर्नर कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, और किस एक्स पे है ये, एक्स इक्वल टू 0 पर। तो ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ कॉर्नर है। इसी तरह हम एक उदाहरण और लें, x-2 का मॉड, इसका ग्राफ अभी सीखेंगे। अभी मान लीजिए एक्स इक्वल टू 2 पर ये कॉर्नर बनेगा, तो ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये एक्स इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर नुकीला कॉर्नर बन रहा है, हमें वो एक्स बताना होता है कि किस एक्स पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो वैसे भी हम डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं। ये लाइन बेसिकली होती है y इक्वल टू एक्स और ये होती है y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें x का एक आएगा, इसका करें तो माइनस एक आएगा, दोनों डेरिवेटिव अलग अलग हैं।
इसलिए डिफरेंशियल नहीं है। कॉर्नर के द्वारा आप सीधे बता सकते हैं। कॉर्नर इस तरह हो तो चलेगा, इस तरह है तो ये कॉर्नर नहीं, ये कर्व है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, लेकिन इधर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी क्योंकि कई डायरेक्शन है पॉइंट की। और मॉड में जनरली जब भी किसी फंक्शन में खासतौर पर स्ट्रेट लाइन में मॉड लगाएंगे तो जो भी उसका क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट पे कभी भी ये डिफरेंशियल नहीं होगा। हम बिल्कुल इन जनरल बात कर सकते हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं कि y इक्वल टू ax प्लस बी का मॉड। इस रूप का कोई भी फंक्शन है तो ये हमेशा इसको आप जीरो कर देंगे, इसको जीरो करके x निकालेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इस रूप का कोई भी फंक्शन है तो ये हमेशा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए पर डिफरेंशियल नहीं होगा। इन जनरल आप बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं, इसको जीरो करके जो भी x आएगा वहाँ डिफरेंशियल नहीं होगा, क्योंकि आप इसका ग्राफ भी बनाएंगे तो इसी पॉइंट पर कॉर्नर बनेगा। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं और छोटा यानी हम इसको भी बोल सकते हैं x प्लस माइनस ए। इस रूप का कोई फंक्शन है तो ये x इक्वल टू प्लस है या माइनस ए पर डिफरेंशियल नहीं होगा। इसको हम जनरलाइज भी आगे करेंगे तो इनका विशेष ध्यान रखिए। ये सतत आर पर होते हैं, सतत हमेशा है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पर ये कभी भी अवकलनीय नहीं होंगे। तो चलिए अब इसी ग्राफ में आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का हमने बनाना सीखा था। अब स्ट्रेट लाइन में आपको मॉड लगाना हो और उसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उसकी बात कर लेते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स है, इसका ग्राफ हम जानते हैं, ये y इक्वल टू एक्स होता है और ये बाइसेक्टर लाइन होती है दोनों एक्सेस की। अब मान लीजिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड एक्स, या हम इन जनरल बात कर सकते हैं कि हमें y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू मॉड एफ एक्स ड्रॉ करना हो तो इसके लिए क्या वर्किंग रूल रहेगा। तो इसका सीधा सा है कि कोई भी फंक्शन हो हमें पूरे फंक्शन में मॉड लगाना हो तो सबसे पहले आप बिना मॉड का जो फंक्शन है उसको ड्रॉ कर लेंगे, उसका पेरेंट फंक्शन कहा जाएगा इसे। उसे ड्रॉ करने के बाद ग्राफ का जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उस एक्स एक्सिस पोर्शन को देखकर उसको उसकी इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, पूरे एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज लेते हैं और मिरर इमेज लेने के बाद इमेज वाला बना देते हैं और जो भी एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पार्ट है ग्राफ का वो इरेज मिटा देते हैं। मान लीजिए हमें y इक्वल टू मॉड एक्स खींचना है, पहले हम खींचेंगे y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स खींचने के बाद एक्स एक्सिस के नीचे ये पार्ट है तो हमें मिरर किसको मानना है, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज इस तरह होगी। इमेज लेने के बाद इसको इरेज कर देंगे। मान लीजिए ये इरेज हो गया आपका, ये पार्ट इरेज हो जाएगा तो ये जो पार्ट आएगा ये किसका हो जाएगा, मॉड एक्स का। तो इस तरह आप किसी भी फंक्शन में मॉड लगा सकते हैं। आगे कुछ उदाहरण और लेते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस वन का मॉड ये ड्रॉ करना है। पहले आप इसका ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस वन का। तो इसके लिए सबसे पहले आप x y वाले पॉइंट पता करेंगे, इसका ड्रॉ होगा। तो x इक्वल टू 0 पर y कितना मिलेगा, 1, और y इक्वल टू 0 पर x कितना मिलेगा, -1। तो एक पॉइंट होगा 0 1, 0, 1 यहाँ होगा। एक पॉइंट होगा -1, 0, -1, 0 यहाँ कहीं होगा और इनको पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरह होगी। अब हम पूरे में मॉड लगाना, तो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट ये रहा, इसकी इमेज ले लेंगे। तो ये जो अभी पार्ट आएगा ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, एक्स प्लस वन का मॉड, ये ग्राफ हो जाएगा। फिर इसके बारे में जो पूछा जाए आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसकी डोमेन आर है, इन जनरल एफ एक्स की डोमेन अगर आर है तो मॉड एफ एक्स की डोमेन भी आर होगी। इनफैक्ट डोमेन में अंतर नहीं आता है पूरे मॉड लगाने पर, लेकिन रेंज बेसिकली बदलती है। रेंज में जितने नेगेटिव वैल्यू हैं वो सब हट जाती हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही बचती हैं। अब इसके बाद हम इनकी शिफ्टिंग किस तरह होती है इस पर बात करेंगे और सारे गुण जो भी अभी हमने बात करी हैं उन सबको हम यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये मॉड लगाना हुआ, यानी एफ एक्स से मॉड एफ एक्स। अब हम इसी आधार पर साइन एक्स का ग्राफ बना के मॉड साइन एक्स
किसी भी फंक्शन में tan x mod tan x log x का जानते हैं तो log x का mod, ये सब ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली मॉड वाली चीज़ें आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड हटाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इधर ही अगर हम बात करें तो मॉड हटाने के लिए हम इसको मॉडिफाई करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। अभी हमने सीखा कि f(x) से mod f(x) किस तरह बनाना है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले f(x) ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस के नीचे के पार्ट की इमेज लेकर, अबाउट x एक्सिस इमेज लेकर नीचे का पार्ट मिटा देते हैं, तो जो अभिष्ट बचता है वही आपका mod f(x) का ग्राफ होता है। तो पहले हम बात करें y इक्वल टू साइन एक्स की। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। और ये भी आपने पढ़ा है कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, इनफैक्ट साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो। यहाँ n क्या है? कोई भी इंटीजर। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन n पाई जीरो होता है। व्यापक वैल्यू से भी आप निकाल सकते हैं। साइन जीरो भी जीरो होगा, n वहाँ इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर पे जीरो होता है। मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है? 1, यानी ये +1 और -1 के बीच ये ग्राफ आपका बनेगा। तो ये ग्राफ का पार्ट नहीं है लाइन, लेकिन थोड़ा सा रफ के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो जीरो पे जीरो होती है वैल्यू, पाई पे भी क्या होना है इसकी? जीरो। 2 पाई पे भी क्या होना है? जीरो। इसी तरह n पाई, माइनस पाई पे भी जीरो होगा, जीरो पे भी जीरो होना है। पाई/2 पे वैल्यू क्या होती है इसकी? 1। तो जीरो से पाई तक हम देखें तो इस तरह ये लूप बनता है। ये जीरो से पाई तक ये आपका होगा 3/2। 3/2 वैल्यू होती है -1। तो ये बिल्कुल सिमेट्री से यही साइकिल आपका रिपीट होता रहता है। तो यहाँ -पाई पे जीरो होगा। तो ये आपका ग्राफ होता है साइन एक्स का। तो इसके और चीज़ों के बारे में भी हम बात करें तो इसकी डोमेन क्या होगी? r, हर जगह डिफाइन है। रेंज क्या होगी? y एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो रेंज होगी -1 to 1। कहीं पे भी ये कॉर्नर नहीं बन रहा है, ये कर्व है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो कहीं पर भी ये कॉर्नर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये r पर क्या होता है? जहाँ भी डिफाइन है वहाँ डिफरेंशियल और सतत भी होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं है, इसको बना के छोड़ देंगे, अनंत तक यही होगा और यहाँ भी यही होगा। तो ये आपका सीधे हम कह सकते हैं कि ये इसकी डोमेन r होती है, रेंज -1 to 1। ये r पर सतत होता है, r पर अवकलनीय होता है। और इस आधार पे हम साइन n पाई जीरो ये भी बात कर ली हमने, और सततता के बारे में भी हो गया। अगर हम एक के बारे में पूछें तो कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें तो कई जगह कट करेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फलन आपका एकेकी नहीं है, किसी भी सूरत में एकेकी नहीं होगा। मूलों की संख्या पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि y साइन x इक्वल टू 1/4 के मूलों की संख्या 0 से 2 पाई में बताओ। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। मूलों की संख्या x 0 to 2 पाई तक ही है, इतने में ही बताना। जब भी साइन x पर सवाल इस तरह बनेगा तो मूलों की संख्या के बारे में, क्योंकि अगर पूरे में बात करेंगे तो मूल काफ़ी मिलेंगे, तो उधर x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा ताकि मूल डेफिनेट रहे। तो इसके लिए आपको बस सीधा सीधा ही करना है कि मूलों की संख्या का मतलब है कि मूल क्या क्या है। तो मूलों की वैल्यू नहीं चाहिए आपको सिर्फ संख्या बतानी है। तो आप इसको मानेंगे y1 फंक्शन और इसको मानेंगे y2। तो दोनों को एक ही प्लेन में ड्रॉ करेंगे, y1 y2 मान के दोनों को एक ही में ड्रॉ करेंगे। और जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इतनी x के बीच में, वो मूलों की संख्या होगी। तो ये y1 sin x है, तो ये तो बना है y1 sin x। अब हमें बनाना है y2 इक्वल टू 1/4। ये स्ट्रेट लाइन होगी पर्टिकुलर, और ये लाइन है y इक्वल टू 1। तो 1/4 लाइन आपकी यहाँ कहीं से होगी। तो बस अब हमें ये गिन लेना है कि 0 से 2 पाई तक इसके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं। तो ये 0 है आपका और ये 2 पाई है। तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, एक ये रहेगा, और ये वाला 2 पाई से आगे जा रहा है। तो 0 से 2 पाई में इसकी मूलों की संख्या क्या होगी? 2। इसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे 2। अब किसी प्रकार से इसमें सवाल बन सकता है। जरा वर्तमान राशमान भी देख लें। तो इसके लिए हम दूसरा ग्राफ आगे बना लेते हैं इसी का। और ये मूलों की संख्या पर यहाँ पे इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसी तरह देख लिया जाएगा कि कहाँ ये बड़ा है इससे। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पहले आप ग्राफ और किस तरह की चीज़ को देखना है इस पर गौर करेंगे।
तो y इक्वल टू साइन एक्स के हम वर्तमान ह्रासमान वाले अंतराल देखते हैं, मान लीजिए 0 से 5 पाई तक। यानी अब हम उदाहरण ले रहे हैं कि जो y इक्वल टू साइन एक्स या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है वो 0 से 5 पाई तक कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज करेगा, ये हमें देखना है। तो हमें अवकलन करने की आवश्यकता नहीं, ग्राफ के आधार पर ही हम बताएंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से 5 पाई तक आप बना सकते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। चलिए इधर 4 कर लेते हैं जगह, या चलिए इसको दोबारा बना लेते हैं। ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई आगे होगा। चलिए तो हमें 0 से 5 पाई पर देखना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ है। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि ग्राफ पर ही बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, बढ़ते हुए एक्स में चलते हैं। तो इधर से चलना शुरू करेंगे आप 0 से, यहाँ से यहाँ तक y इक्वल टू 1 तक। तो y इक्वल टू 1 ना होकर हमें x बताने होते हैं। ये x क्या होगा, π/2। तो इंक्रीजिंग वाले x पहले मिलेंगे हमें 0 से π/2 तक। जो भी x है उन x पर क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। तो इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 या इंक्रीजिंग। अब आगे बढ़ते हैं π/2 से यहाँ तक। ये पॉइंट क्या होगा, 3π/2, ये 2 पाई। तो π/2 से 3π/2 तक आप ग्राफ पे चलेंगे तो नीचे ही आएंगे, यहाँ से इधर तक आप नीचे आएंगे। तो डिक्रीजिंग इन π/2 to 3π/2, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं 3π/2 से इधर, ये पॉइंट क्या होगा, 5π/2। 3π/2 से 5π/2 तक फिर ऊपर जाएंगे आप, तो वो x क्या होंगे, 3π/2 से यहाँ आप लिख सकते हैं यूनियन 3π/2 से 5π/2 तक फिर डिक्रीज करेगा ये। और आगे बढ़ते हैं, ये क्या होगा, 7π/2, 3 पाई के आगे। तो 5π/2 से 7π/2 तक ये क्या होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो यूनियन इसी के साथ जोड़ दीजिए, 5π/2 से 7π/2 तक ये फिर डिक्रीज करेगा। तो इस तरह हम जहाँ तक भी अंतराल पूछे गए हैं वहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने सीखा, एक एक फलन आपने सीखा। डोमेन रेंज किस तरह देखते हैं, तो ये आपका उदाहरण रहा साइन एक्स का। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा ऐसे और एक उदाहरण लेते हैं इसका। अब मान लीजिए हमें y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x ड्रॉ करना है। 3x के लिए पूछा है कि 0 से 2 पाई तक वर्तमान ह्रासमान वाले अंतराल बताइए क्या होंगे। तो आपको सबसे पहले तो आप साइन 3x का ग्राफ सीखना कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम बिल्कुल इसे जनरलाइज कर सकते हैं, यानी हम इन जनरल कह सकते हैं कि एफ एक्स से एफ ए एक्स का ग्राफ अगर हमें खींचना है, एफ एक्स से एफ ए एक्स, तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पहले आप एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लें। जो भी एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो भी एक्स होंगे एक्स एक्सिस पर, उन एक्स को आप अगर लिख दें एक्स अपॉन ए, यानी सारे एक्स में हम ए से डिवाइड कर दें, तो वो अभी इस ग्राफ इसका हो जाएगा एफ ए एक्स का। यानी इधर हम क्या करेंगे कि हम साइन 3x ड्रॉ करने के लिए पहले हम साइन एक्स ड्रॉ करेंगे, और साइन एक्स ड्रॉ करने के बाद सारे एक्स में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी ग्राफ बनेगा या जो भी आएगा वही साइन 3x का ग्राफ होगा। चलिए इसी को बनाते हैं। तो पहले साइन x का बनाते हैं। पॉजिटिव x के लिए बना रहे हैं, उतने में ही देखना है। पॉजिटिव x के लिए साइन x आपका ये होगा, साइकिल सिमेट्रिक होगी, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और ये 5 पाई। ये तो साइन एक्स का ग्राफ हुआ। अब हम सारे एक्स में यानी इन एक्स पे जो भी एक्स उसको जहाँ भी कट कर रहा है उसी आधार पर इसको रेशियो से देख लेंगे। तो इसमें हमें डिवाइड करना होगा 3 से, यानी यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, इधर 3 से, इधर 3, ये 3 और ये 3। तो ये जो ग्राफ अब आएगा तो इस ग्राफ को आप कह सकते हैं ये किसका है,
साइन 3x। पहले ये पॉइंट क्या था π/2, अब 3 से डिवाइड हुआ तो क्या हो जाएगा π/6, यानी π/6 पर ये वैल्यू क्या दे रहा है 1, और यहाँ से आपको दिख भी रहा है x = π/6 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1, π/2 हो जाएगी। तो अब हम इसमें आराम से देख सकते हैं, 0 से हमें 2π तक देखना है, तो 2π आगे होगा। फिलहाल शुरू करते हैं 0 से 2π तक। तो अब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले एक्स हमें यहाँ लिखना है। तो 0 से π/6 तक ये क्या हो रहा है इंक्रीजिंग, और इसके बाद π/6 से ये पॉइंट पहले क्या था, पहले था 3π/2, और 3 से डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा ये π/2। तो π/6 से π/2 तक ये क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। अब π/2 से ये पॉइंट क्या होता था 2π, और उसके बाद ये होता था 5π/2, और 3 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 5π/6, ये पाई है, पाई भी कह सकते हैं। तो π/6 से π/2 तक डिक्रीज हो गया, आगे बढ़ती है π/2 से 5π/6 तक, इस पॉइंट तक, इस x तक ये फिर इंक्रीज करेगा, यूनियन π/2 से 5π/6। और आगे बढ़िए तो यहाँ से यहाँ तक ये फिर नीचे आएगा, और ये पॉइंट क्या होगा, ये 3π था तो ये 7π/2 था, अब ये हो जाएगा 7π/6। तो 5π/6 से 7π/6 तक ये फिर डिक्रीज होगा, तो 5π/6 से 7π/6 तक। इसी तरह हम सारे एक्स देख सकते हैं जहाँ तक भी पूछा है। तो इसको पॉज करके आप और इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए कुछ इनइक्वालिटी वाले प्रश्न भी लेते हैं। तो इनइक्वालिटी को भी कुछ बार ग्राफ के द्वारा इनइक्वालिटी सॉल्व करके, तो जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है x² > 4 < 9, डबल इनइक्वालिटी ही लेते हैं सीधे, यानी हमें ऐसे x फाइंड करने हैं जिसके लिए x² 4 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो। तो दो डबल इनइक्वालिटी में भी आप इन्हें y1 इसे y2 और इसे y3 अज्यूम कर लेंगे, और तीनों को अलग अलग बना लेंगे, और अलग बनाने के बाद एक में ही तीनों को बना के हमें ये देखना है, अगर हम इनकी वैल्यू यहाँ रख दें तो ये शो करेगा ये, यानी हमें ऐसे x चाहिए जिसके लिए y2 y2 y1 से बड़ा हो और y3 से छोटा हो। यही कह सकते हैं कि y2 y1 और y3 के बीच हो, वो x हमें यहाँ लिखने हैं। तो y1 क्या है आपका 4, y2 x², ये तो एक ग्राफ में इन तीनों को आप बनाएंगे। तो y1 = 4, पर्टिकुलर लाइन से y2 = 4, ये हो गई y1 = 4। तीसरी लाइन है y3 = 9, और y2 है आपका x²। तो x² भी आपने देखा था, y2 = x² या y ही मान के चलें, ये होगा। हमें कौन से x लिखने हैं, उन x को हमें बताना है जिनके लिए x² 4 और 9 के बीच हो। तो x² ये है पूरा, 4 और 9 के बीच कहाँ होगा ये, और इधर होगा। तो हमें वो x लिखने होते हैं, तो आप दोनों से पॉइंट से प्रतिच्छेद बिंदु से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो ये x मिलेंगे, ये x सॉल्यूशन होंगे, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये x सॉल्यूशन होंगे। तो अब हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड करना होगा, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु से निकल आएंगे। तो आप इसके लिए सीधा x² = 4 और x² = 9 सॉल्व कर लेंगे। तो पहले से मिलेगा +2 और -2 कौन सा होगा, और इधर से मिलेगा +-3, तो ये -2 होगा और ये -3 होगा, ये तो ऑब्वियस है, और ये आपका होगा 2 और ये होगा 3। तो कौन से ऐसे x हैं जहाँ पर x² 4 और 9 के बीच है, तो वो x ये हैं और ये। अगर यहाँ इक्वालिटी है तो क्लोज वाला, और इक्वालिटी नहीं है तो ओपन आएगा। तो x अब हमें आंसर में लिखने होंगे, तो सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 2 to 3, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप इसको हमेशा इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम डबल मॉड वाला एक उदाहरण लेते हैं।
तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट भी बताना चाहूँगा। एक्स इक्वल टू इस तरह के ग्राफ की हम बात करेंगे, एक्स प्लस ए का मॉड और एक्स प्लस बी का मॉड। इसको आप एक तरीके से इस फॉर्म का कोई भी हो तो सबसे पहले तो हम सततता की बात करें तो ये सतत होगा, मॉड लगा है, लीनियर फंक्शन है। अवकलनी कहाँ नहीं होगा, जहाँ ये जीरो हो रहा होगा और ये जीरो। एक्स इक्वल टू माइनस है, माइनस बी पे अवकलनी नहीं होगा। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस आधार पर फिर हम इसको जनरलाइज भी करेंगे और इस तरह का कोई भी फंक्शन हो उसका ग्राफ फिर आपको डायरेक्ट सीखना है। तो इस तरह के ग्राफ का जो शॉर्टकट पहले है वो तो मैं आपको सीधा ही बताना चाहूँगा, फिर मैं उसको मॉडिफाई करके भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस फॉर्म का कोई भी ग्राफ है तो आप इनको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। तो एक पॉइंट मिलेगा एक्स इक्वल टू माइनस ए और एक मिलेगा एक्स इक्वल टू माइनस बी। अब बी और यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जो भी एक्स आएंगे वो यहाँ बना लेंगे। मान लीजिए एक एक्स नेगेटिव आया, ये ए है और ये मान लीजिए बी है, ए की वैल्यू नेगेटिव है। तो ए और बी के बीच में और बी के आगे इसका क्या होगा, ए के पहले क्या होगा, ये हमें यहाँ देखना होगा। तो इसका एक शॉर्टकट ये है कि जब भी इस तरह का होगा दो मॉड होंगे तो जिन पे ये जीरो हो रहा हो क्रिटिकल पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद इन क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी और इसका ग्राफ जैसे बोट होती है ना उसकी तरह बनेगा। इसको याद रखें, इस पर बहुत सवाल बनते हैं। तो ए और बी के बीच जो इसका ग्राफ होगा वहाँ पे एक ये तब होगा जब एक धन में होगा और एक ऋण में होगा। तो बेसिकली ये हमेशा ए और बी के बीच में कांस्टेंट होगा। बी से बड़े पर ये दोनों पॉजिटिव में खुलेंगे और ए से छोटे पर ये दोनों नेगेटिव में खुलेंगे। यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा देती हैं। तो ए और बी के बीच में हम इनका डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस के बाद मॉड लगा लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मान लीजिए डिफरेंस आया ए माइनस बी, तो वाई इक्वल टू ए माइनस बी, यानी यहाँ हमेशा एक कॉन्स्टेंट लाइन रहेगा ए से बी तक। और ये लाइन है आपकी वाई इक्वल टू ए अंतर बी, अंतर लगा दिया, कुछ भी हो सकता है। और जब ये बी से बड़ा होगा तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, उस केस में इस तरह मिलेगा। और जब दोनों नेगेटिव में होंगे तब ये लाइन मिलेगी इस तरह पूरी, लेकिन हमें ये बार बनानी होती है। तो इस रूप का ग्राफ हमेशा यही आएगा। अब हम पर्टिकुलर उदाहरण लेते हैं इसमें और उसको बनाते हैं, फिर इस पर इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड प्लस एक्स माइनस 4 का मॉड, ये ग्राफ में बनाना। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे इसके, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। और 1 और 4 के बीच में कांस्टेंट रहेगा, यानी एक धन में खुलेगा। तो आप इनको सीधे इसको इसका अंतर निकाल के इसको मॉड लगा दिया करिए। तो इससे इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा या -3 आएगा। तो -3 पर भी जब आप मॉड लगाएंगे तो वैल्यू क्या देगा, ये 3। तो इसका मतलब 1 से 4 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 3, इनके डिफरेंस के बराबर। 4 से आगे अगर हम बात करेंगे तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे और दोनों पॉजिटिव में जब खुलेंगे तो आएगा 2x माइनस 5, इस तरह लाइन आएगी। और जब 1 से छोटे होंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे, उस केस में लाइन आएगी आपकी 5 माइनस 2x या माइनस 2x प्लस 5, जो कि इस तरह होगी। तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया। और इसकी अगर हमें इसकी रेंज पूछी जाए तो रेंज होगी 3 to y की मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी जाएगी। डोमेन आर है और कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल टू 1 पर और 4 पर। और ये भी हम देख लेते हैं कि इसे मॉडिफाई किस तरह किया है। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3 है, तो यहाँ से केस क्या जनरेट होंगी, एक केस होगा x लेस देन 1, एक केस होगा x 1 से बड़ा है 4 से छोटा है, और एक केस होगा x ग्रेटर देन 4। तो जब x 1 से छोटा है तो 1 से छोटे में हाफ ले लीजिए। तो हाफ पे x इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो नेगेटिव रहेगा और ये भी नेगेटिव रहेगा। उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दोनों नेगेटिव है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स और इसकी होगी 4 माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका 5 माइनस 2x। 1 से 4 में क्या होगा, 1 से बड़े में ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, तब ये वैल्यू देगा y। 1 से बड़े में पॉजिटिव है तो x माइनस 1 और वो नेगेटिव है तो 4 माइनस एक्स। तो ये क्या देगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 3। जब 4 से बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, उस केस में वैल्यू होगी आपकी ये, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। इस तरह केस यहीं पर डिपेंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के यहाँ सारे एक्स पर हम बात करनी है तो इसी तरह ही आएगा हमेशा अगर इस फॉर्म का है।
अब हम इसमें इनइक्वालिटी का एक उदाहरण भी लेते हैं, उसको बहुत आसानी से फिर हम फाइंड कर सकते हैं। ये लाइन भी हमने पता की, ये लाइन क्या थी 5 माइनस 2x, ये लाइन थी 2x माइनस 5, और ये पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0 5, ठीक, ये 2x माइनस 5। अब इसी में हम इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन के लिए आप इसको दूसरा बना लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या इसको 9 ले लेते हैं, 5 के ऊपर 6 ले लेते हैं, ये हमें सॉल्व करना है। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ से हमें x फाइंड करना है, ठीक है। तो हम और साफ ग्राफ इसका बना दें, फिर उसको दिखाएं। ये लाइन होगी आपकी y इक्वल टू 6, ये पूरा आप क्या मानेंगे y1, और ये पूरा मानेंगे y2, तो ये y2 इक्वल टू 6, और ये पूरा ग्राफ हुआ y1 इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड प्लस a। हमें कैसे x चाहिए, हमें वो x फाइंड करना है जिसके लिए ये y1 आपका बड़ा हो किससे y2 से। तो y1 y2 से कहाँ बड़ा है, उसको जरा साइन कर दी, यहाँ बड़ा है, और y2 से यहाँ बड़ा है। अब हमें इन पॉइंट को भी फाइंड करना होगा, और ये तो हमें देख ही रहा है कि ये पॉइंट नेगेटिव मिलेगा और ये पॉइंट पॉजिटिव मिलेगा और 4 से बड़ा होगा। तो इसके लिए हमने अभी लाइन खींची थी, ये लाइन थी आपकी माइनस 2x प्लस 5, और ये लाइन थी 2x माइनस 5, तो दोनों को 6 से इक्वल कर दी, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 6, और माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 6, इससे मिलेगा 11/2, ये पॉइंट होगा, और इससे मिलेगा आपका 1 माइनस हाफ आपका ये पॉइंट होगा। तो ऐसे कौन से x हैं जहाँ पर ये पूरा y1 6 से बड़ा है, तो वो x हैं आपकी ये और ये, यहाँ से बड़े जो भी x होंगे वहाँ पे होल्ड होगी इनइक्वालिटी, और छोटे में भी होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें x लिखने होते हैं सॉल्यूशन में, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ, क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि इक्वालिटी है, यूनियन 11/2 से अनंत। यहीं पे मान लीजिए ये तो ग्रेटर देन का सॉल्यूशन हो गया, यहीं पे मान लीजिए लेस देन 6 होता, लेस देन इक्वल टू 6, तो आंसर होता आपका माइनस हाफ से 11/2। तो ये तो अब से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। अब हम ग्राफ का एक्चुअली इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, और इसके लिए ये है मैंने आपका एक पहला वीडियो बनाया है कंपटीशन के छात्रों के लिए, तो आप लोग मेहनत शुरू करें इस पर, और जिस चैनल से भी हम भेज रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं भी बनाता रहूं, और आप लोगों का भी जो समय जा रहा है वो उसका कुछ यूज हो जाए समय का। और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद इसके अभी 2 या 3 लेक्चर और होंगे, तो अभी आप पहले इसी लेक्चर को ढंग से तैयार करिए, और धीरे धीरे फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, और ग्राफ वाला पोर्शन अगर आप सीख लेते हैं तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कोशिश करें, डरे नहीं, थोड़ा सा टफ भी लग सकता है लेकिन फिर भी जूझें, और जहाँ भी दिक्कत हो मुझे बताएं। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।